हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करने वाला है। तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ नाभिक स्नेही, इनको अंग्रेजी बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और हम शॉर्ट में लिखते हैं NU माइनस। और दूसरा हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और शॉर्ट में बोलते हैं इनको E+। देखो, नाभिक स्नेही कौन होते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड आया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यूक्लियो मतलब नाभिक और फाइल मतलब लव, यानी ये नाभिक से स्नेह करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हो नाभिक स्नेही कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण लुईस सार की तरह व्यवहार करते हैं। ये सामान्यतः ऋणावेशित या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले समूह होते हैं, जैसे हेलोजन, साइनाइड, अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वाटर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब। तो अगर ऋणावेशित और लोन पेयर वाले समूह हैं तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? नाभिक स्नेही। दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है ये दो समूह से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब होता है लव। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोफाइल। ये सामान्यतः उदासीन या धनावेशित समूह होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, जैसे मेथिल्डेनाइन, एथिल्डेनाइन, क्लोरीन परमाणु प्लस है, ब्रोमीन परमाणु प्लस है, या AlCl3, BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वह यौगिक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नाभिक स्नेही वे यौगिक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और नाभिक स्नेही वहां जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अभी तक सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कारण जो प्रभाव है उनमें से हमने दो पढ़ लिए हैं। पहला प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, तीसरा हम पढ़ रहे हैं अतिपर संयुग्मन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अतिपर संयुग्मन प्रभाव तब देखने को मिलता है जब असंतृप्त कार्बन पर एल्किल समूह जुड़ा हो। जैसे मान लो, या यूं कह सकते हैं कि असंतृप्त कार्बन पर जब एल्किल समूह जुड़ा हो, जैसे सपोज करो प्रोपीन की बात कर लें, तो ये असंतृप्त कार्बन है, इससे जब कोई एल्किल समूह जुड़ा हो तो असंतृप्त कार्बन के p कक्षक में एल्किल समूह के CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाते हैं। इस कारण जो प्रभाव होता है उसको हम बोलते हैं अतिपर संयुग्मन। ये धनावेशित यौगिकों में भी होता है। तो हमने क्या कहा कि जब कोई एल्किल समूह असंतृप्त कार्बन से जुड़ा हो तो असंतृप्त कार्बन के p कक्षक में
एल्किल समूह के CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव अति पर संयुग्मन कहलाता है। अब देखो जैसे हम बात करें मेथिल एनाइन CH3CH2+, तो क्या होगा, इसको ओपन करके लिखते हैं C, इससे जुड़ा पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऐसे ही ये कार्बन से पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इस पर प्लस है। तो क्या होगा, इसका जिस कार्बन धनावेश है इसका जो पी कक्षक है, इस पी कक्षक में जैसे मान लो अगर हम पी कक्षक को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। पहला हाइड्रोजन मान लो ये जैसे दूसरा हाइड्रोजन, ये मान लो इसका पी कक्षक है जिस पर क्या है प्लस। तो इसके पी कक्षक में CH बंध के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत हो जाते हैं। इस कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो अति संयुग्मन कहलाता है। क्या होगा, देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन पर पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इस पर क्या है प्लस। तो ये हाइड्रोजन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड बन गया, H H H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या गया प्लस। अब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ बंध के इलेक्ट्रॉन दे या ये हाइड्रोजन यहाँ बंध के इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या होगा HC H, इस पर आ जाएगा प्लस H डबल बॉन्ड CH2। ये भी तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन दे, तो HCH बंध के इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, बंध टूट गया CH2। तो हम देख रहे हैं कि अति संयुग्मन में जो परमाणु या जिस परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं वहां कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए अति पर संयुग्मन को हम बंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्राथमिक धनायन है, और अगर तृतीयक धनायन की बात करें 3 डिग्री कार्ब धनायन की, तो ये जो धनावेश है ये कितने हाइड्रोजन पर शिफ्ट होगा, 9 हाइड्रोजन पर शिफ्ट होगा। इसीलिए 3 डिग्री कार्ब धनायन 2 डिग्री और 1 डिग्री से अति पर संयुग्मन के कारण अधिक स्थायी होता है। अब हम प्रोपेन में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, शुरू में जो हमने प्रोपेन लिया था, तो यहां भी क्या होगा कि इस कार्बन का जो पी कक्षक है इसमें एल्किल समूह के CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। कैसे होगा देखो, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख करके लिख लेते हैं, CH H H, ये मान लो बंध के इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लें तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ बंध के इलेक्ट्रॉन देगा। देखो अनुनाद है इसीलिए डबल साइड वाली एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या रह गया, CH2 बंध टूट गया, सिंगल हो गया, इसके पास आ गया नेगेटिव, इस हाइड्रोजन ने यहाँ दिया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड CH H, इसने दिया इस पर क्या गया प्लस। अब क्या होगा सेकेंड, जैसा कि हमने अभी इससे पहले बनाया था, हो सकता है कि ये हाइड्रोजन दे दे तो यहाँ बंध टूट जाएगा, इस पर जाएगा प्लस और ये बन जाएगा पूरा पूरा। ये भी हो सकता है ये हाइड्रोजन दे तो ये बंध पूरा बन जाएगा और इस पर क्या जाएगा प्लस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो असंतृप्त कार्बन के पी कक्षक है उनमें CH बंध के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, परिणाम स्वरूप जो प्रभाव होता है उसको हम बोलते हैं अति पर संयुग्मन प्रभाव। अब हम अगले प्रभाव की बात करें, नंबर 4 जो है अनुनाद प्रभाव। इसको हम रेजोनेंस प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट, आर फॉर रेजोनेंस, एम फॉर मेसोमेरिक प्रभाव। कई बार ये देखा गया है कि जब किसी यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना से स्पष्ट नहीं किया जा सकता तो एक से अधिक संरचना की कल्पना करनी पड़ती है। इन काल्पनिक संरचनाओं को अनुनादी संरचना और प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें तो सपोज करो बेंजीन में एकल और द्विबंध है। कार्बन कार्बन एकल बंध की जो बंध लंबाई होती है वो होती है
154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन द्विबंध की बंध लंबाई होती है 134 पिकोमीटर। लेकिन जब बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई ज्ञात की गई तो ये आई थी 130 पिकोमीटर, जबकि ये बंध लंबाई आनी चाहिए 134 पिकोमीटर और ये एकल बंध आनी चाहिए 154 पिकोमीटर। लेकिन बंध लंबाई एकल और द्विबंध के बीच गए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बेंजीन की ये एक ही संरचना नहीं होती है, बेंजीन की एक दूसरी भी संरचना होती है जिसमें यहाँ एकल बंध है, उसमें यहाँ क्या होंगे द्विबंध। अर्थात बेंजीन इन दो अनुनादी संरचनाओं का समूह है जिसमें द्विबंध पूरी वलय में घूमता है। तो क्योंकि बेंजीन की सभी गुणों की एक संरचना से नहीं बना सकते, इसलिए दो संरचनाएं हमने कल्पना की और ये दोनों संरचनाएं इस संरचना का सम्मिलित रूप है। तो ये जो काल्पनिक संरचनाएं हैं उनको हम बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं और प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव। सम्मिलित संरचना से जो ये संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं अनुनाद संकर। तो जब सभी गुणों को एक संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता तो हम एक से अधिक संरचनाओं की कल्पना करते हैं। यहाँ एक वर्ड आता है अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा अनुनाद संकर और किसी यौगिक की सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना में ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। अर्थात किसी यौगिक का अनुनादी संकर और सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना में ऊर्जा अंतर को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब जब हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो अनुनादी संरचना को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जिस यौगिक की अनुनादी संरचना बना रहे हैं उसमें सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। बंध में भाग लेने वाले यानी बंधित इलेक्ट्रॉन और बंध में भाग नहीं लेने वाले यानी अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी अनुनादी संरचनाओं में समान होनी चाहिए। वही अनुनादी संरचना अधिक स्थायी होती है जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश हो। यदि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश हो तो ऐसी अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी होती हैं। अब किसी यौगिक या अणु से किस प्रकार का परमाणु या प्रतिस्थापी जुड़ा है इसके आधार पर अनुनाद प्रभाव दो प्रकार का होता है। तो हम बात कर रहे थे अनुनाद प्रभाव की। अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव यानी धनात्मक अनुनाद प्रभाव, और दूसरा जो है माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। जब हम अनुनाद प्रभाव की बात करते हैं तो अनुनाद प्रभाव होता है दो पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया। दो पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न प्रभाव अनुनाद प्रभाव कहलाता है। अनुनाद प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव। जब किसी अणु के पाई इलेक्ट्रॉन, बात क्या कर रहे हैं, अणु के पाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करें तो उत्पन्न प्रभाव प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहलाता है। लेकिन जब अणु के पाई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के पाई इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करें तो उत्पन्न प्रभाव माइनस आर या माइनस एम प्रभाव कहलाता है। तो प्लस आर और प्लस एम प्रभाव या धनात्मक अनुनाद प्रभाव में अणु के पाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। प्लस एम या प्लस आर प्रभाव वाले समूह जैसे एल्कोहल, जैसे एमीन, जैसे हेलोजन, ये समूह अगर किसी यौगिक से जुड़े हैं तो उस यौगिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। यदि अणु के पाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं तो अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है।
ऐसे समूह जैसे एल्डिहाइड, जैसे साइनो, जैसे नाइट्रो, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, अगर ये समूह किसी अणु में उपस्थित हैं तो इन परमाणुओं के पाई इलेक्ट्रॉन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन से अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे हम अनुनादी संरचना बना रहे हैं फिनोल की, ये बेंजीन की हमने बना दी, इसमें जुड़ा मान लो OH, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इस परमाणु यानी ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करेंगे, तो परमाणु के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन से अनुनाद करेंगे, तो ये जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड खींच के कहां चला जाएगा, अगले ऑक्सीजन पर। संरचना कैसे होगी, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक लोन पेयर बचा, एक दिया तो प्लस, यहाँ दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये बंद ऐसा कैसा, ये बंद भी ऐसा कैसा, इसने खींच लिया तो यहाँ क्या गया, नेगेटिव। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ध्यान देंगे, ये अनुनाद आगे शिफ्ट होगा, नेगेटिव यहाँ आएगा तो बंद इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, इसने खींचे तो नेगेटिव, ये एज इट इज है, यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, एक लोन पेयर और प्लस है। अब क्या होगा, नेगेटिव आएगा इन 2 कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन बंद इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अगला क्या होगा, बेंजीन रिंग, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, नेगेटिव यहाँ आएगा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड खींच के ये कार्बन ले जाते हैं, यहाँ नेगेटिव आएगा, एंड में नेगेटिव यहाँ, तो ये अपने बंद इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। तो बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, इसने यहाँ दिया है डबल बॉन्ड, वापस खींच लिया तो एकल, ऑक्सीजन, एक लोन पेयर वापस आ गया लोन पेयर। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन को लेके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन अगर CHO, साइनो या नाइट्रो समूह जुड़े हो तो इनकी वजह से बेंजीन होने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इनकी बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, मान लो ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रो NO2, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से बंद इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नाइट्रोजन भी यहाँ से बंद इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या होगा, जब ये बंद इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो बेंजीन रिंग ये गया, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, यहाँ बंद इलेक्ट्रॉन गया, डबल हो गया, एंड ऑक्सीजन ने खींच ली, नेगेटिव सिंगल हो गया, और ये उपसेसिंग इसने दिया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब ये कहेगा चल मैं भी तेरी सहायता करता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर तो एज इट इज है, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव, उपसेसिंग ऑक्सीजन, इसने यहाँ दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड था, इसने दिया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब ये कहेगा चल मैं भी मदद करता हूँ, तो अगली स्ट्रक्चर कैसी होगी, एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड ध्यान रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नेगेटिव, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड था, अब इसने दिया है यहाँ तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, इसने दिया तो प्लस, एंड में क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस देगा तो ये भी वापस दे देगा, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग, ऊपर डबल का सिंगल हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने वापस दे दिया तो डबल बॉन्ड, ये उपसेसिंग बन, अब इसने यहाँ दे दिया डबल, ये डबल था, ये डबल। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के समूह जुड़े होने पर ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो पर क्या आता है, धनावेश, परिणाम स्वरूप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है। तो हमने देखा कि अगर किसी अणु के पाई इलेक्ट्रॉन और परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य अगर अनुनाद होता है तो अणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन अगर किसी अणु के पाई इलेक्ट्रॉन और किसी परमाणु के पाई इलेक्ट्रॉन के मध्य अनुनाद होता है तो अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इस प्रकार जो प्रभाव देखने को मिलते हैं उनको हम धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है जो पीछे रह गया था उसकी हम बात कर रहे हैं, वो है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय संरचना सूत्र।
या कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना है। हमने जब वान टॉप और लिबेल का सिद्धांत पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि जब कार्बन 4 एकल बंध बनाता है तो कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री अटैचमेंट होता है, और चतुष्फलकीय संरचना त्रिविमीय होती है। जो नीचे वाले 3 बॉन्ड होते हैं वो जैसे मैं उंगली बता रहा हूँ वैसे होते हैं, एक होता है इसके ऊपर। तो ये प्लेन में तो नहीं है, ये तीनों विमाओं में है, एक्स अक्ष पर भी है, वाई पर भी है, जेड। तो कार्बनिक यौगिकों की जो त्रिविमीय संरचनाएं हैं इनको कागज पर बनाना आसान नहीं होता। कागज पर बनाने के लिए हम डैश वेज और 2 प्रकार की वेज लेते हैं, एक डैश वेज, एक लेते हैं ठोस वेज काम में लेते हैं। मान लो ये कोई कार्बन है, इससे एक जुड़ा हुआ है ए, एक जुड़ा हुआ बी, एक जुड़ा हुआ सी, एक जुड़ा हुआ डी। तो ये तो प्लेन में है। त्रिविमीय में बताने के लिए कागज पर हम क्या करते हैं, एक काम में लेते हैं ठोस वेज, गहरी लाइन, एक लेते हैं डैश वेज। ये ए और बी जो होते हैं ये कागज के तल की बात करेंगे, ये प्लेन है तो जैसे बोर्ड है। ये जो ठोस वेज है ये प्रेक्षक की ओर होती है और ये प्रेक्षक से दूर होती है। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूं तो ए और बी तो प्लेन में ही है, लेकिन जो प्रेक्षक वाली है ये अपनी ओर है इस साइड, और जो डी है वो प्रेक्षक से दूर अंदर की ओर। तो ये जो सी वाला जुड़ा हुआ स्विच तो अपनी ओर है जो हम देख रहे हैं, और डी क्या है, ये अपने से दूर यानी बोर्ड के उस साइड की ओर है। तो कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना बनाने के लिए हम ठोस वेज और डैश वेज का उपयोग करते हैं। ठोस वेज प्रेक्षक की ओर और डैश वेज प्रेक्षक से दूर की ओर प्रदर्शित की जाती है। जैसे मान लो सी अगर इस साइड है तो डी कहाँ होगा, उसकी तरफ। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, मान लो जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे मान लो ऐसे हैं, तो ये बी तो प्लेन में हो गया, लेकिन ये मेरा जो अंगूठा है ये सी बाहर की ओर है, और डी कहाँ है, बोर्ड के उस साइड की ओर। तो जब भी हम कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना बनाएंगे तो 2 को तो हम प्लेन में बताएंगे, और जो बाकी 2 प्रतिस्थापी है उनमें एक को डैश वेज के रूप बताएंगे जो प्रेक्षक की ओर होगा, और दूसरा ठोस वेज प्रेक्षक की ओर बताएगी, और जो डैश वेज है वो प्रेक्षक से दूर की ओर बताएगी। तो यहाँ पर ये अपना वीडियो पूरा होता है। मैं इससे पहले 12वीं के ही केमिस्ट्री के जो वीडियोज है वो अपलोड करा था, अब मैंने 11th के वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये अपना टॉपिक समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं 11th के और वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।